Hello everyone, welcome you all to a study for NEET. I am Ritesh Singh. In previous lecture we have started a new chapter that is biomolecule, and we have discussed about what are biomolecule and cellular pool क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. We have discussed about the analysis of organic and inorganic elements present in cellular pools. NCERT में एक छोटा सा चैप्टर दे रखा है मेटाबोलाइट्स. आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. मेटाबोलाइट्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट मेडिकल एग्जाम में, स्पेशली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उससे पूछते हैं क्वेश्चन कि किस प्लांट से ये आइसोलेट होता है, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस प्लांट से आइसोलेट होता है, प्लस इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर मेटाबोलाइट्स की बात करें तो मेटाबोलाइट्स जानने से पहले हम लोग को ये समझना होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है. आई थिंक यू हैव हियर्ड अबाउट द नेम मेटाबॉलिज्म. आपने पिछले लेक्चर पिछले क्लासेज में पढ़े होंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं उन सबको हम लोग, जो बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है जो कि ऑर्गेनिज्म के उसके लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि उसको एक लिविंग स्टेट में मेंटेन कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म को, तो उन सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ये आप जानते होंगे. देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जितने भी होते हैं ना एक सेल के अंदर, उसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म. ये जो प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों कंबाइनली एक साथ, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना. तो ये अब जैसे इसको एग्जांपल से समझो. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि इसको मैं इसके एग्जांपल से देखो, जैसे कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किया और छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया इस तरह से, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म, है ना. कैटा का मतलब ब्रेक डाउन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, इसको प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलेंगे. इसमें कुछ एनर्जी भी निकलता है, उस एनर्जी को सेल यूटिलाइज करता है. वहीं पे अगर ये छोटे मॉलिक्यूल, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये फिर से कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, है ना. एना का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग अप, है ना, फॉर्मेशन, या बोलो फॉर्मेशन होना, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस. तो आई होप कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक आपको समझ में आ रहा होगा, और ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं. इसको एग्जांपल से अगर हम लोग समझते हैं तो आपने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में परफॉर्म होगा या फिर कुछ बैक्टीरिया भी परफॉर्म करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि वाटर और CO2 को यूज करके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है, C6H12O6 में कन्वर्ट कर लेता है. तो ये प्रोसेस जो हुआ, H2O और CO2 ये सिंपल फॉर्म है मॉलिक्यूल के, ये दोनों कंबाइन करके ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म मॉलिक्यूल का बना रहा है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस. लेकिन वहीं पर अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पर यही ग्लूकोज फिर से ब्रेक डाउन कर जाता है वाटर एंड CO2 में. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं. ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है. अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो 3 मैंने दिखाया है, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट करेंगे. इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं, है ना. इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. अब मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल पाथवे परफॉर्म होता रहता है, सारा पाथवे क्या होता है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है. इंटरलिंक्ड कहने का मतलब जैसे कि देखो, ए कोई सब्सटेंस है, ये कन्वर्ट हुआ दूसरे सब्सटेंस में बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी डी में. इसी तरह कोई इस रिएक्शन में कोई बाहर से भी इंटर कर सकता है. मान लो एक से इंटर किया, या फिर ये जो डी सब्सटेंस जो बना, डी फिर से ई में कन्वर्ट हुआ और एफ में, दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया. एफ को सब्सटेंस जेड बना लिया, ई कोई सब्सटेंस वाई बना लिया, फिर ये वाई डिफरेंट पाथवे होते हुए ए बना लेता है, जेड एक्स में कन्वर्ट कर जाता है इस तरह से, और फिर से एक्स किसी पाथवे के थ्रू बी बना लेता है. इस तरह से ये पाथवे पूरा कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस बहुत सारा चलता रहता है सेल के अंदर. इसको और एक एग्जांपल से समझो तो मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा. अगर कार्बोहाइड्रेट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक मिनट. कार्बोहाइड्रेट
मान लो एस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, एस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, और लिपिड भी एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है, लिपिड भी एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट एस्टाइल कोएंजाइम ए के थ्रू लिपिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और लिपिड एस्टाइल कोएंजाइम के थ्रू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि एक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल दूसरे फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से मॉलिक्यूल का सेल के अंदर इंटर कन्वर्जन भी होता रहता है। तो ये सारे रिएक्शन क्या है, यानी कि सेल के अंदर एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में ब्रेकडाउन होता रहता है, फिर दूसरे सब्सटेंस का तीसरे सब्सटेंस में फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये सारे जो सब्सटेंस हुए, सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स ही बोलेंगे। अब इसमें एक और चीज़ देख लो, एक और बात समझ लो यहाँ पे। अब जैसे कि ए सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ, और सी डी में कन्वर्ट हुआ। मान लो डी इसका इंड प्रोडक्ट है, इसके बाद इसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये डी में कन्वर्ट हुआ, और ये ए यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया ए, और मान लो ये ए और एक्स मिल करके ये बी बनाया, ये रिएक्टेंट हो गया, और ए और एक्स तो रिएक्टेंट हो गया, बी और सी क्या हो गया यहाँ पे बी और सी आपका इंटरमीडिएट हो गया, और डी आपका इंड प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पर कुछ बाई प्रोडक्ट भी, मान लो जेड बन रहा है, बाई प्रोडक्ट भी इस तरह से बन सकता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, या इंड प्रोडक्ट हो गया, या बाई प्रोडक्ट हो गया, या फिर ये रिएक्टेंट भी हुआ, ये भी तो कहीं से बना ही होगा, किसी का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, ए और एक्स, है ना। तो इस तरह से सारे जो सब्सटेंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब क्या है, मेटाबोलाइट्स ही हैं। इसलिए मेटाबोलाइट्स का डिफिनेशन ही दिया जाता है, डिफाइन अगर मेटाबोलाइट को करोगे तो इसको डिफाइन किया जाएगा, ऑल द इंटरमीडिएट्स, बाई प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स ऑफ ए मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, है ना। ऑल द इंटरमीडिएट्स, बाई प्रोडक्ट्स एंड इन प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस मेटाबोलाइट्स का फंक्शन क्या होते हैं सेल के अंदर। अब जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म, सेल तो परफॉर्म ही हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ही हो रहा है, अपना सस्टेन ही कर रहा है लाइफ मेटाबोलाइट्स के कारण। तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो तो मेटाबोलाइट्स के कारण ही हो रहे होंगे। जैसे फ्यूल का फॉर्मेशन होना, फ्यूल ग्लूकोज है जो फ्यूल की तरफ वर्क करता है, तो ये भी एक मेटाबोलाइट्स ही है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तभी तो एनर्जी जनरेट होगा, एटीपी जनरेट होगा। उसी तरह स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में एमाइनो एसिड ले लो, एमाइनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो एमाइनो एसिड भी एक तरह का क्या हुआ, मेटाबोलाइट्स ही है। और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में यानी कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में, सेल के फॉर्मेशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर उसी तरह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी मेटाबोलाइट्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क कर सकता है। जैसे हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, तो हार्मोन्स भी क्या है, एक तरह से मेटाबोलाइट्स ही तो है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे होंगे। जैसे कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक सेल है ये, और ये दूसरा सेल है ना, दूसरा सेल है। इस सेल को, ये सेल एक केमिकल रिलीज करता है, मान लो कोई केमिकल रिलीज किया, और ये केमिकल क्या हुआ, इस सेल के रिसेप्टर से जा करके बाइंड हुआ, है ना। अब ये किस तरह का केमिकल है, किस तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, उसके अकॉर्डिंग ये सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसको क्या कहने बोल रहा है, क्या करना है, इसको डिवीजन में जाना है, या फिर इसका प्रोलिफरेशन करना है यानी इनलार्जमेंट करना है, या इसका मॉडिफिकेशन करना है, किस फॉर्म के लिए, किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकला, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये भी एक तरह का मेटाबोलाइट ही होगा। उसी तरह बहुत सारे बायोकैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। बायोकैटलिस्ट किसको बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें। जैसे कि मान लो ए सब्सटेंस है, ए मान लो ए कोई मॉलिक्यूल है, इसको बी में कन्वर्ट होना है, तो इसको सेल में कन्वर्ट होने में 1 आवर लगता है, ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम लग रहा है। लेकिन अगर बायोकैटलिस्ट यहाँ पर काम कर दे, यहाँ एक्ट हो, बायोकैटलिस्ट इस काम को 1 सेकेंड में भी परफॉर्म कर सकता है ना। 1 सेकेंड में इस काम को परफॉर्म कर देगा, ए को बी में कन्वर्ट कर देगा अगर बायोकैटलिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट हो तो ये बायोकैटलिस्ट भी क्या होगा, एंजाइम होते हैं, और एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। तो इस तरह से ये बायोकैटलिस्ट की तरह भी फंक्शन करेगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करूँ मैं, और अगर बात करते हैं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म, कैसे ये मेटाबोलाइट डिफेंस में हेल्प करता है। जैसे कि कोई प्लांट है, मान लो अगर एक प्लांट है, और ये प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और अपने लीफ में ये जाकर इसको एकोमुलेट कर रहा है ना, कोई लीफ में इसको एकोमुलेट कर रहा है उस टॉक्सिक सब्सटेंस को। कोई ऑर्गेनिज्म इसको खाने आएगा, है ना, इस प्लांट को खाने आया कोई ऑर्गेनिज्म, तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस इसके लीफ में एकोमुलेट हुआ है,
उसके कारण इस लीफ का टेस्ट जो है बिटर हो गया है ना, बिटरनेस आ गया है इसमें। अब कोई ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा मान लो, तो ऑर्गेनिज्म इसके बिटर टेस्ट के कारण खाएगा नहीं, खाएगा इसको नहीं, यूज नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम में। एक टाइम में खाया, इसका टेस्ट इसको बिटर लगा, तो अगले टाइम में, अगले नेक्स्ट विजिट में इसको समझ जाएगा कि ये टॉक्सिन कंटेनिंग प्लांट है, इसको हमें यूज नहीं करना है। तो इस तरह से इसके प्लांट के लिए क्या हुआ, ये हेल्पफुल हो गया, उसको डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है, इसको डिफेंड कर रहा है प्रीडेटर से। इस तरह से मेटाबोलाइट्स के डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं सेल के अंदर, वो परफॉर्म करने का काम करता है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स जितने भी होते हैं ना, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स या सारे मेटाबोलाइट्स जो कि ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ उसके रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उसमें भी। अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में एक भी मेटाबोलाइट्स बॉडी के अंदर लैक कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये लैक करेगा वो सस्टेन नहीं करेगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। यानी कि इसके ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का होना उसके बॉडी में मस्ट है ना। कोई भी मेटाबोलाइट्स अगर नहीं है तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ये इसका डायरेक्ट नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दूसरी अगर बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस तो होता है ना, ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। सम एसेसरी फंक्शन उसका परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर वो नहीं भी है सेल के अंदर, तो भी ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, सर्वाइव करेगा। हो सकता है उसका टाइम पीरियड कम हो जाए सर्वाइव करने का, है ना, ये हो सकता है, लेकिन उसके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इसको समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो आपके पास कोई बाइक है ना, बाइक है, तो अगर बाइक है तो आपके पास वो एसेसरी फंक्शन करेगा, आपके लाइफ को ईजी कर देगा। लेकिन बाइक नहीं है तो आपका लाइफ सस्टेन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप लाइफ जियोगे, आप रहोगे ज़िंदा, लेकिन आपके पास खाना ही नहीं है, फूड नहीं है, तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आप सर्वाइव नहीं करोगे। तो फूड यहाँ पर अगर हो तो उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट समझो, और बाइक अगर है तो उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझो, है ना। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्लांट यूज खुद के लिए तो करता है, साथ साथ में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी इसके बहुत सारे हैं, खासकर फार्मा इंडस्ट्री में। और बहुत सारे कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, जैसे रबर इंडस्ट्री हो गया, रेसिन इंडस्ट्री, गम इंडस्ट्री हो गया, उसमें भी इसके बहुत सारे यूज हैं। इवन फाइब्रस जैसे बुलेट प्रूफ इंडस्ट्री जैसे बनाने में इसका बहुत सारा यूज है। सेलुलोज का यूज किया जाता है, बुलेट प्रूफ क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है। बुलेट साउंड प्रूफ वॉल बनाने में सिलिका और सेलुलोज का यूज किया जाता है, तो वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। यहाँ एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा बाहर का क्वेश्चन रेयरली ही पूछा जाता है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अल्कनोइड्स हो गए, है ना, अल्कनोइड्स भी ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। अल्कलॉइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन आपने नाम भी सुना होगा, मॉर्फिन का तो नाम सुना ही होगा, अफीम जिसको बोलते हैं। ओपियम प्लांट से इसको आइसोलेट करते हैं, पोस्ता का प्लांट, ओपियम का प्लांट जो होता है ना, उससे इसको आइसोलेट करते हैं। और ये सिक्रीशन होता है, इसके फ्लावर से सिक्रीट करता है ना, फ्लावर जो इसका फ्रूट जो होता है, फ्रूट को हो गया, फ्रूट से इससे सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग स्क्रैच करके आइसोलेट करते हैं। और इसका यूज मूड स्टिमुलेटर की तरह तो करता ही है, बहुत सारे मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। खासकर ये कोडीन का यूज तो पेन किलर में किया जाता है, पेन किलर के फॉर्म में किया जाता है ड्रग बनाने में। तो आपको ये याद रखना है, ये अल्कलॉइड्स होते हैं, और साथ साथ में किससे आइसोलेट होता है, ओपियम प्लांट से आइसोलेट होता है। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पिगमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो पिगमेंट्स की तरह ही करते हैं। सारे पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि कैरोटेनॉइड्स की बात करो, कैरोटेनॉइड कैरोट में पाया जाता है ना, कैरोट्स में भी पाया जाएगा। और भी कैरोटेनॉइड जिसका नाम, अब कैरोटेनॉइड बहुत टाइप के होते हैं। अब जैसे कि मैं एक लाइकोपीन का ही एग्जांपल दे दूं, तो जो रेड चिली आप देखे होगे, टोमेटो हो गए, ये लाइकोपीन्स होते हैं, ये सारे ये भी कैरोटेनॉइड्स ही हैं। और
इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना प्लांट में, एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही वर्क करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन रेडिकल से। साथ साथ में क्या करते हैं, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी होता है। जैसे कि सनस्क्रीन्स जो क्रीम बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यूवी से प्रोटेक्ट करता है ये। उसके साथ साथ इसका मेडिसिनल वैल्यू तो ऐसे हैं ही। और जैसे एंथोसाइनिन भी हो गया, एंथोसाइनिन एक फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है ये एंथोसाइनिन। और इसका भी यूज किया जाता है सनस्क्रीन क्रीम बनाने में। इवन इसका यूज तो आपको देखोगे पेट, जैसे इसका जो फ्रूट जो आप देखते हो ना, कलरफुल फ्रूट्स जो देखते हो, या फिर पेटल्स जो होते हैं, ये इसका कलर जो होता है एंथोसाइनिन के कारण ही होता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। और ये फ्लावर कलर देने में इसका यूज किया जाता है। फ्लावर कलर प्रोवाइड करता है प्लांट में, साथ साथ में फ्रूट का भी कलर इससे फ्रूट कलर एंथोसाइनिन के कारण होता है। पिगमेंट्स का यूज और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में करते हैं, जैसे नेचुरल कलर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ साथ में टर्पेनॉइड्स की बात करो, अगर टर्पेनॉइड्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। टर्पेनॉइड्स बने होते हैं आइसोप्रीन्स के, है ना। टर्पीन नाम से आप समझ, मिलता जुलता ये नाम है। टर्पीन में कुछ फंक्शनल ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो उसको टर्पेनॉइड्स बोला जाता है। ये एक्चुअली बने होते हैं आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और मोनोटर्पिन का नाम अगर हो गया, मोनोटर्पिन की बात करें तो मोनोटर्पिन में 2 आइसोप्रीन यूनिट होंगे, 2 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होंगे इसमें। उसी तरह डाइटर्पिन हो गया तो 4 आइसोप्रीन उसमें होंगे, यानी कि 2 मोनोटर्पिन उसमें जुड़ गए, 20 कार्बन का। ट्राइटर्पिन में कितना होगा, 30 कार्बन हो जाएगा। तो ये टर्पिन ये होते हैं। ये भी जैसे कि बहुत सारे ऑयल फॉर्मेशन में ये काम होता है। इसेंशियल ऑयल्स भी बहुत सारे होते हैं प्लांट में बनते हैं जो टर्पिन के कारण ही होते हैं, है ना। तो ये इसमें टर्पिन का यूज कर, इंडस्ट्रियल यूज भी इसका बहुत सारा है टर्पिन का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करता हूँ जैसे इसेंशियल ऑयल। अभी बताया कि बहुत सारे इसेंशियल ऑयल होते हैं जो टर्पिनॉइड्स होते हैं। साथ साथ में बहुत सारे इसेंशियल ऑयल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। साथ साथ में इसका यूज किस चीज़ में किया जाता है प्लांट में, तो इसका यूज एज ए फ्रेगरेंस की तरह यूज होता है ये प्लांट में, अट्रैक्ट करने में ऑर्गेनिज्म को। साथ साथ में इसका यूज किया जाता है टी बनाने में, टी मेकिंग में भी इसका यूज किया जाता है, लेमन ग्रास ऑयल का। और फ्रेगरेंस में, परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ड्रग्स हो गए, बहुत सारे ड्रग्स भी जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरफ वर्क करते हैं। आप करक्यूमिन का नाम तो सुना ही होगा। टर्मरिक से इसको आइसोलेट किया जाता है, हल्दी से इसको आइसोलेट किया जाता है। बहुत सारा इसका मेडिसिनल वैल्यू है। एलर्जी में इसका यूज किया जाता है, एलर्जी के क्योर में इसका यूज किया जाता है। इवन इसका यूज आपको सन्स स्क्रीन में बनाया जाता है, जैसे बिको टर्मरिक जो बनता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एंटी कैंसरस होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है ना। बहुत सारे मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। उसका विनब्लास्टीन का नाम आपने सुना है, नहीं सुना होगा तो विनब्लास्टीन जो होता है ना, ये सदाबहार प्लांट जो आप देखा होगा आपने, उससे इसको आइसोलेट किया जाता है। कैथेरेंथस प्लांट होता है, उसमें इसको देखो, ये विनब्लास्टीन ये केमिकल होता है, इससे जो आइसोलेट किए जाते हैं। ये क्या करता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को ब्लॉक कर देता है, माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को इनहिबिट कर देता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि स्पिंडल फाइबर का नाम सुना है आपने, क्रोमोजोम को सेल डिवीजन के टाइम में सेपरेट करने का काम करता है। तो उसके माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को अगर ये ब्रेक कर देता है, रोक देता है, तो क्या होगा, सेल डिवीजन प्रॉपरली नहीं होगा, है ना। तो सेल क्या चला, एपोप्टोसिस में चला जाता है। इसलिए इसका यूज किया जाता है कैंसर, एंटी कैंसरस ड्रग बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये देखो, ये प्लांट है, प्लांट आपने देखा होगा एरिड सेमी एरिया में, एरिड और सेमी एरिड एरिया में ये ग्रो करता है, हर जगह देखने को मिल जाता है। टॉक्सिन्स की बात करें तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी प्लांट से प्रोड्यूस होता है, जैसे एब्रिन्स हो गया। एब्रिन्स जो होता है आपको रोजरी पी प्लांट से आइसोलेट करते हैं हम लोग। ये नाम याद रखिएगा, नाम ही पूछते हैं ज़्यादातर। सीआरटी में रिसिन को टॉक्सिन्स में दे रखा है, तो ये टॉक्सिक तो होता ही है, साथ साथ में ये लैक्टिन प्रॉपर्टी भी इसके पाया जाता है, लैक्टिन्स होते हैं ये। और ये आपको किससे आइसोलेट होगा, ये आपको आइसोलेट होता है कैस्टर प्लांट से। नाम कैस्टर प्लांट आपने सुना होगा नाम। और पॉइजनस होता है हाईली, और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ में पाया जाता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। रिसिनस कॉम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम है। उसी तरह लैक्टिन कॉनकोवालिन भी होता है, ये भी एक तरह का लैक्टिन है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। बाकी ये तो आपने देखा ही है, ये जानते ही हैं। रबर हो गया, पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो गया, रबर हो गया, गम हो गया,
सेलुलोज हो गया, ये सब हो गया। तो रबर का यूज, लेटेक्स होता है रबर प्लांट से आइसोलेट किया जाता है। गम का यूज फेविकॉल बनाने में किया जाता है या रेसिन बनाने में किया जाता है, ये सब रेसिन्स होते हैं। साथ में सेलुलोज हो गया, सेलुलोज का यूज पहले भी मैंने बताया कि इसका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ सब्सटेंस बनाने में, बुलेट प्रूफ बॉल बनाने में इसका यूज किया जाता है। इवन बुलेट प्रूफ आपका क्लॉथ बनाने में भी सेलुलोज का यूज किया जाता है। सेल वॉल प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज का ही बना होता है। तो ये थे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो एनसीईआरटी में मेंशन थे। इसका नाम आप याद रखिएगा, और ये नाम 2-4 बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और ये एग्ज़ाम में क्लिक कर जाता है अगर नाम याद हो, 2-4 बार पढ़ा हुआ हो तो। और इससे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछेगा नहीं क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल क्या होता है। अब सेल पढ़ लिए तो उसका कंपोजिशन तो देख लें। सेल में आपको ये कुछ कंपाउंड है, जैसे वाटर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है 70 to 90%। और बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका प्रोटीन 10 to 15%। उसके बाद आपका है न्यूक्लिक एसिड। थर्ड पोजीशन आता है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का 3% के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा, जबकि लिपिड 2% आपको मिलेगा, और आयंस 1% के करीब करीब। तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए कि एक सेल का कंपोजिशन क्या होता है, कौन जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं क्या परसेंटेज होता है। परसेंटेज नहीं भी याद है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है किसका कम है, कौन सबसे हाईएस्ट पाया जाता है कौन सबसे लोएस्ट पाया जाता है, जिससे कि आपको एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा, मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप ये चार्ट दे रखा है, इसको देखिए, देख करके अगर आपको माइंड में सेट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद कर लीजिए। नहीं भी याद कीजिए तो कोई भी बात नहीं है, याद हो जाए तो अच्छा, नहीं याद हो तो और भी अच्छा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप इसको क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगा उसको एज सुन एज पॉसिबल जवाब देने की। ठीक है ना। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका मेन बायोमोलिक्यूल टॉपिक शुरू कर दूंगा। कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन दोनों में से एक शुरू करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं कार्बोहाइड्रेट ही शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।